जानवी घुटने के बल झुकी और बेड के नीचे सफाई करने लगी, और ऐसे में उसके भारी और गोरे उभार का ज्यादातर भाग उसके ब्लाउज से बाहर झांक रहा था। मेरी निगाहें रह रहकर उसके इन कयामाती उभार की ओर जा रही थी, और वो जानबूझकर मेरी तरफ झुक झुक कर सफाई कर रही थी। जानवी सफाई का काम कर खड़ी हुई, और ऐसा होते ही मेरी नजरों से वह सुंदर नजारा गायब हो गया। इसके बावजूद मेरे बदन में जो कामनाओं की आग भड़की थी, उसने मुझे हिला दिया था। मैं पलंग से उतरा और मैंने कुछ ना सोचते हुए जानवी को अपनी बाहों में भर लिया, और उसके साथ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम शरद है। मेरी अपनी खुद की दुकान थी। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था। मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी कविता रहते थे। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी पत्नी कविता अक्सर बच्चों के पास 1-2 महीने रहने के लिए चली जाया करती थी। मैं अपने कारोबार की वजह से बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता था, इसलिए पत्नी को ही भेज देता था। घर में काम करने के लिए कविता ने एक नौकरानी लगा रखी थी। उसकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। उसका नाम आशा था। वह शहर के पास एक खोली में रहती थी। शहर में तो वैसे ही घर में काम करने वाली बाई मुश्किल से मिलती है। ऊपर से आशा जैसी नेक और ईमानदार बाई का मिलना तो हमारे लिए किसी चमत्कार जैसा ही था। जब भी कविता हमारे बेटों के पास रहने जाती थी तो आशा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती थी। ऐसे में उसे घर का काम करने के अलावा मेरे लिए खाना भी बनाना पड़ता था, पर आशा खुशी खुशी यह जिम्मेदारी संभालती थी। मैं और कविता भी इसके बदले उसे छोटे मोटे तोहफे और नगद पैसे देते रहते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे, तभी एक टैक्सी आशा की खोली के बाहर आकर रुकी। टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से तकरीबन 22 साल की एक खूबसूरत लड़की उतरी। लड़की काफी सुंदर और स्मार्ट थी। टैक्सी की दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर उसमें से तकरीबन 25 साल का एक हैंडसम नौजवान निकला। उस नौजवान ने टैक्सी का किराया चुकाया और टैक्सी आगे बढ़ गई। दोनों ने आगे बढ़कर आशा की खोली का दरवाजा खटखटाया। आशा थोड़ी देर पहले ही अपने काम से लौटी थी और अब अपनी खोली में ही पड़ी चारपाई पर लेटकर अपनी कमर सीधी कर रही थी। बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देर तक काम करने पर उसकी कमर अकड़ जाती थी और ऐसे में उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। जब अचानक से किसी ने उसकी खोली का दरवाजा खटखटाया तो पहले तो वह चौंकी, फिर उठकर दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों में हैरानी के भाव उतर आए। दरवाजे पर 2 अनजान लोग खड़े थे। आशा ने उनसे पूछा, किससे मिलना है आपको? लड़की ने पूछा, क्या आपका नाम आशा है? आशा बोली, जी बताइए, मेरा नाम ही आशा है। लड़की एकदम से बोली, फिर तो हमें आपसे ही मिलना है। आशा अब भी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी और अब वो आगे बढ़कर बोली, पर मैंने तो आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? लड़की बोली, मेरा नाम जानवी है और यह कमल है, और जहां तक आपका हमें पहचानने का सवाल है तो इसके पहले हम कभी मिले ही नहीं हैं, तो आप हमें कैसे पहचानेंगी? अब आप हमें अंदर बुला लीजिए। क्या सारे सवाल दरवाजे पर ही पूछ लेंगी? आशा बोली, आइए अंदर आ जाइए। अंदर आशा ने उन्हें चारपाई पर बिठाया, फिर खोली का दरवाजा बंद कर उनके पास फर्श पर ही बैठ गई। आशा को फर्श पर बैठता देख लड़की बोली, अरे आप भी चारपाई पर बैठिए। आशा बोली, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? लड़के ने पहली बार मुंह खोलते हुए कहा कि काम तो है और बहुत जरूरी काम है, पर इसके पहले हम आपको ये बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और उनसे आपको क्या पगार मिलती है? आशा बोली, पर यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप लोग स्पष्ट बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लड़का बोला, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पर उसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। आशा बोली, कौन से सवाल का? लड़की बोली, आशा जी, जब तक आपका शरीर ठीक है तब तक आप लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती हैं, पर जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा उस दिन आप क्या करेंगी? आशा हैरानी से बोली, मैं? तुम्हारा मतलब समझी नहीं। लड़की बोली, मेरा मतलब यह है कि क्या आप अपने काम से इतना पैसा कमा लेती हैं कि अपना बुढ़ापा सही ढंग से बिता सके? आशा के चेहरे पर परेशानी के भाव उतर आए, क्योंकि पिछले कई दिनों से वह भी यही बात सोच रही थी। आशा को खामोश देखकर लड़का बोला, आशा जी, आप चुप क्यों हो गई है? आशा बहुत ही दुखी आवाज से बोली, मुझे अपने काम से जो भी पैसा मिलता है वह खाने पहनने और खोली का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हर महीने कुछ पैसे बचा लूं ताकि बुढ़ापे में काम आए,
पर बचा नहीं पाती और शायद न कभी बचा पाऊंगी, क्योंकि शहर में हर चीज इतनी महंगी है कि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कुछ बचा ही नहीं सकता। लड़के ने आशा की पूरी बात सुनी और फिर धीरे से बोला, क्या आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हैं? आशा गंभीर होते हुए बोली, भला ऐसा कौन नहीं चाहेगा। तो इस पर लड़का बोला कि आपको बस हमारा छोटा सा एक काम करना होगा, उसके बदले हम आपको 50,000 रुपए देंगे। आशा ये सुन के हैरान परेशान हो गई और बोली, मुझे ऐसा कौन सा काम करना होगा जिसके बदले मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे? तो इस पर लड़की बोली, कुछ खास नहीं, आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे शरद के घर बतौर नौकरानी रखवाना होगा, वो भी तब जब उसकी पत्नी अपने बेटों के पास रहने गई हो और शरद घर में अकेला हो। आशा बोली, पर क्यों, आपको उनके घर नौकरानी क्यों बनना है? लड़की बोली, अगर तुम 50,000 कमाना चाहती हो तो हाँ कर दो, इतने सवाल जवाब क्यों करने हैं? 50,000 की बात सुनकर आशा को लालच जरूर आ गया था, पर फिर भी वो ये सोच रही थी कि कहीं ये लोग मालिक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते। आशा बोली, पहले बताओ कि वहां जाकर क्या करोगी? लड़की बोली, कुछ ना कुछ तो करूंगी ही, पर यह बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे। आशा खामोश हो गई, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गई थीं। 50,000 की बात सुनकर उसके मन में लालच की भावना जाग उठी थी, पर दूसरी ओर वह उन लोगों की तरफ से दुखी भी थी कि ना जाने वे लोग शरद के साथ क्या करना चाहते थे। आशा बोली, मैं सिर्फ एक शर्त पर तुमको मालिक के घर ले जाऊंगी, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लड़की बोली, अरे नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमें किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं है। ये बात सुनकर आशा की जान में जान आई और वो बोली कि तो ठीक है। कुछ दिनों बाद आशा जानवी को शरद के घर ले गई। आशा को देखते ही शरद बोला, अरे आशा, तुम 3 दिन से कहाँ गायब हो गई थी? तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 3 दिनों में मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी मालकिन आजकल बेटों के पास गई हैं। आशा तुरंत बोली, मालूम है मालिक, बस कुछ दिनों से पीठ दर्द की वजह से मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर को दिखाया तो दवाओं के साथ साथ पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। शरद चौंकते हुए बोला, 1 महीने? पर आप फिक्र ना करें, आपको इस दरमियान कोई तकलीफ ना होगी। आशा जानवी को आगे करते हुए बोली, ये मेरी भतीजी जानवी है, जब तक मैं नहीं आती यही आपके घर का सारा काम करेगी। मैंने जानवी पर एक गहरी नजर डाली। वह एक बहुत ही खूबसूरत और जवान सी लड़की थी। उसको देख मेरी आंखों में एक अनोखी चमक सी आ गई थी। मैंने आशा से कहा, इसे सब कुछ समझा दिया है ना? आशा बोली, जी मालिक, आप परेशान मत होइए, ये सब संभाल लेगी। जानवी मेरे घर काम करने आने लगी थी। उसे यहाँ पर काम करते हुए 10 दिन बीत गए थे। इस बीच उसने बड़ी मेहनत और लगन से मेरे घर का काम किया था और मेरी सुख सुविधा का बेहतर ख्याल रखा था। उसके इस बर्ताव से मैं बहुत खुश हुआ था। मैं जानवी के साथ बड़ा ही कोमल और अपनापन वाला बर्ताव करता था। सच तो यह था कि जानवी की खूबसूरती और जवानी ने मेरे बदन में एक नई उमंग जगा दी थी और मुझे जानवी के साथ मिलने से एक अजीब खुशी मिलती थी। एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। मैं अपने बेडरूम में पलंग पर बैठा था। जानवी घुटने के बल झुकी और बेड के नीचे सफाई करने लगी। ऐसे में उसके भारी और गोरे उभार का ज्यादातर भाग उसके ब्लाउज से बाहर झांक रहा था। मेरी निगाहें रह रहकर उसके इन कयामाती उभार की ओर उठ जाया करती थी और जब भी ऐसा होता था तो मेरे तन बदन में एक हलचल सी मच जाती थी। जानवी कहने को तो काम कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नजरों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही मुझको अपने शीशे में उतार लेगी और ऐसा होते ही अपना उल्लू सीधा कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। जानवी सफाई का काम कर खड़ी हुई और ऐसा होते ही मेरी नजरों से वह सुंदर नजारा गायब हो गया। इसके बावजूद मेरे बदन में जो कामनाओं की आग भड़की थी उसने मुझे हिला दिया था। मैं पलंग से उतरा और मैंने कुछ न सोचते हुए जानवी को अपनी बाहों में भर लिया। मेरी इस हरकत से जानवी चौंकी, फिर मेरी बाहों में कसमसाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? जानवी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं जोशीली आवाज में बोला। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपट कर मैं अपने तन की इसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह गलत है साहब। जानवी बोली, कुछ गलत नहीं है जानवी, मैं उसे बुरी तरह चूमते सहलाते हुए बोला। जानवी बोली, छोड़ दीजिए ना साहब, मैं बस एक नौकरानी हूँ जो आपके यहाँ काम करने आती हूँ। मैं बहुत जोश में आ गया था।
मैंने जानवी को बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। जानवी अब तक निढाल हो चुकी थी। उसने मुझे घोड़े की सवारी भी करवाई और हम दोनों ने बहुत मजे किए। भावनाओं का तूफान जब गुजर गया तो जानवी रोते हुए बोली, ये आपने क्या किया साहब? आपने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। मैं शर्मिंदा होकर बोला, जानवी मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज यह बात आशा को मत बताना। जानवी रोकर बोली, आपने मेरा सब कुछ लूट लिया और अब आप कह रहे हैं कि मैं बुआ से यह बात ना कहूं। मैंने शर्मिंदा होते हुए बोला, मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूं। कीमत? जानवी ने गुस्से वाली निगाहों से मुझको देखा। बदले में मैंने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, फिर कमरे में रखी अलमारी की ओर बढ़ गया। ऐसा होते ही जानवी के चेहरे पर एक मुस्कान रेंग उठी और जैसे ही मैंने अलमारी खोली उसकी निगाहें उस पर जम गईं। अलमारी बड़े नोटों और गहनों से भरी थी। मैं जानवी के करीब आया और जबरदस्ती नोटों की गड्डियां उसके हाथ पर रखते हुए बोला, प्लीज जानवी, आशा को कुछ ना बताना। जानवी मुझे पल भर घूरती रही, फिर अपने कपड़े ठीक करने के बाद उन नोटों की गड्डी को ब्लाउज में रखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उस पूरी रात मैं ढंग से सो न सका। मुझे यह बात परेशान करती रही कि कहीं जानवी मेरी करतूत आशा को ना बता दे। अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने वाला था। पर दूसरे दिन मुझे तब हैरानी और खुशी का झटका लगा जब जानवी हमेशा की तरह काम पर लौट आई। वह बिल्कुल सामान्य थी और उसे देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा घटा है। जब 4-5 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा तो छठे दिन मैंने फिर हिम्मत करके जानवी को अपनी बाहों में समेट लिया। जानवी चौंकने का नाटक करती हुई बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने उस दिन मुझसे माफी मांगी थी और आज आप फिर वही गलती करने जा रहे हैं। मैंने कांपती आवाज में बोला, मैं क्या करूं जानवी? तुम्हारे हुस्न और जवानी ने मुझे ऐसा पागल किया है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। प्लीज मुझे रोको मत, मुझे आज फिर से मेरी प्यास बुझा लेने दो। जानवी ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल हम दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक कर पलंग पर अटकेया कर रहे थे। इस बार जानवी भी पूरे जोश के साथ मेरा साथ दे रही थी। जानवी ने चालाकी से मुझको अपने हुस्न के जाल में फांस लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि शिकारी पूरी तरह उसके जाल में फंस गया है तो एक रात उसने मेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और मेरी पूरी अलमारी खाली कर रफू चक्कर हो गई। मुझको जब सवेरे होश आया और मैंने अपनी अलमारी देखी तो सिर पीट लिया। लोक लाज के डर से मैं पुलिस में भी इसकी शिकायत ना कर सका। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।